हाँ जी, good morning everyone, including online and offline. So today we are going to cover two topics, KNN and SVM, mainly linear SVM, not the non-linear part, because linear models are in syllabus, so I thought that we should cover these two also. Hard and soft SVM, both will be covered. So anything that you know about KNN, बताओ. Few things have been written in front of you. क्या क्या पता है इसके बारे में? थोड़ा ऊंची बोलो. So this is one of the supervised algorithm. ठीक है, इसमें हमारे पास लेबल्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि लेबल्स नहीं है. ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें बताओ, कैसे हम डिसीजन लेंगे इफ यू वांट टू डू इट फॉर क्लासिफिकेशन और फॉर रिग्रेशन. एनीवन ऑनलाइन? सो इतना तो क्लियर है दैट दिस मॉडल इज ए मेमोरी बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम. यहाँ स्लाइड पे भी लिखा हुआ है इट इज मेमोरी बेस्ड, इंस्टांस बेस्ड. इसमें क्या होता है, हम कुछ भी लर्निंग नहीं कर रहे. अगर इस पूरी स्लाइड को आप ध्यान से पढ़ोगे यू विल फाइंड इसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो रही मॉडल की. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस बेसिस पे काम चल रहा है. तो इसमें आप मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे, यू आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन द इनपुट एग्जांपल्स एंड बेस्ड ऑन दैट हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं. तो देखेंगे ये नियरेस्ट नेबर क्या होता है, बट बिफोर दैट आई आल्सो वांट टू हाईलाइट इसके कुछ नेम्स हैं. जैसे KNN है तो दिस इज मेमोरी बेस्ड मॉडल. इंस्टांस बेस्ड लर्निंग भी इसको बोलते हैं और इसको लेजी लर्नर भी बोलते हैं. ठीक है, लेजी भी लिखा हुआ है यहाँ पे. तो इसके दो तीन नाम है. और इसमें होता क्या है, एवरी टाइम वी हैव द न्यू टेस्ट क्वेरी टू वेरीफाई. हम क्या करते हैं, हम उसका डिस्टेंस निकालते हैं उसके नियरेस्ट नेबर से. एंड इट विल बी k नियरेस्ट नेबर्स. k कैन बी एनी odd number in case of classification and any number for regression, क्योंकि रिग्रेशन में आपको एवरेज लेनी है बट क्लासिफिकेशन में आपको वोटिंग करवानी है. बेसिक आइडिया ये है. सो वी विल लुक इनटू इट इन मोर डिटेल. सो यहाँ पे वी कैन सी विद दिस एग्जांपल हो क्या रहा है. यहाँ पे हम के क्लोजेस्ट ट्रेनिंग एग्जांपल्स को देख रहे हैं. ठीक है, जो भी उसके साथ का होगा उसके जैसा वो बन जाएगा. इट डिपेंड्स नाउ हाउ मच एग्जांपल्स यू आर लुकिंग इनटू. अब सपोज अगर मेरे को इसके बारे में चेक करना है दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, नियरेस्ट 3 ले लूंगा, नियरेस्ट 5 ले लूंगा, तो आसपास के ये सब आ जाएंगे मैक्सिमम. ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसको पता चल जाएगा दैट इट इज बिलोंगिंग टू द ब्लू जोन. ठीक है, रेदर देन द ग्रीन जोन और द रेड जोन. तो इट डिपेंड्स ऑन द नेबर्स, जो वो बोलेंगे वो वैसा बन जाएगा. इट विल बी क्लासिफाइड लाइक दैट. सो फॉर टू टाइप्स ऑफ प्रिडिक्शंस, अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इट इज वेरी क्लियरली रिटन दैट यू हैव टू टेक द मोड ऑफ द वैल्यू. अब यहाँ पे कहीं पे लिखा तो हुआ है कि वोटिंग चल रही है, बट जो भी मैक्सिमम नंबर आएगा, सपोज बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आपने 3 नेबर लिए टोटल या 5 लिए, तो मैक्सिमम वोट जिसको जाएंगे वो जीत जाएगा. ठीक है, इसी रीजन के कारण वी टेक के का वैल्यू एज ए ऑड नंबर इन क्लासिफिकेशन. ये रूल है. बिकॉज इफ यू टेक इवन नंबर और अगर टाई हो गया फिर क्या करोगे, राइट अगर वोटिंग करवा रहे हो. सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी ऑड नंबर. बट इन रिग्रेशन वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ द वैल्यूज. जो एवरेज कहेगी वो हमारा वैल्यू बन जाएगा फॉर द प्रिडिक्शन. नाउ दिस इज द algorithm of the KNN. Initially we have to define k. Any idea about defining the value of k in KNN? कैसे करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं? How to define value of k? It can be 3, it can be 5, it can be 2, 3, 4, कुछ भी ले लो depending on the problem. बट वो डिसाइड कैसे करें, क्या मुझे k3 ही लेना है, k10 लेना है, कैसे पता चलेगा? Anything that you can recall? You have studied this in machine learning. ठीक है, तो वहां पे बताया होगा कैसे लेते हैं. एल्बो मेथड नाम की कुछ चीज होती है, क्या होती है वो? व्हाट इज एल्बो मेथड? एक्सप्लेन करो.
बताओ दलवीर, नहीं पता? हाँ जी, आप पिछले समय में नहीं लगाया ये वाला लेक्चर? अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव टू वर्क विद के। अब देखेंगे आगे जाके, एक एल्बो मेथड होता है। एल्बो मेथड का मतलब है कि आप कुछ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के लोगे, जैसे क्रॉस वैलिडेशन होता है, तो आप मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के लोगे, के 2 3 4 5 अप टू 30 कुछ ले लिया, और हर बार आप प्लॉट करके देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी या फिर आपका एरर कितना आ रहा है। तो जहाँ पे एक्यूरेसी मैक्सिमम आ रही है या फिर एरर मिनिमम आ रहा है, तो जो वो बेंड होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो देखेंगे मेनली एरर के बेसिस पे होता है, बिकॉज इट लुक्स लाइक एन एल्बो के वो नीचे एक लगा हुआ है और बाकी ऊपर जा रहा ग्राफ। ठीक है, तो देखो इनिशियली वी हैव द वैल्यू ऑफ के एंड यू हैव टू वर्क इन दिस, finding the distance between the query instance and all the training samples. Now because this model is called memory based, क्या होता है कि हमारे पास इस मॉडल का एडवांटेज ये है कि आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, पर डिसएडवांटेज ये है कि आपको पूरा ट्रेनिंग सेट अपने साथ हमेशा रखना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ द ट्रेनिंग सेट हैज 10 मिलियन वैल्यूज, रोज अगर 10 मिलियन है, 1 बिलियन है, क्या करोगे? ठीक है, तो उस केस में देखेंगे कि कैसे हम उसका कुछ सबसेट ले सकते हैं, बट still you have to have a very high memory to save all the training examples, and then you will take the decision. अब distance लोगे, distance can be cosine distance, ठीक है, या फिर वो हम जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला कर लोगे, तो अलग अलग दो चार तरह के होते हैं, वो भी आएंगे यहाँ पे। अब एक बार डिस्टेंस निकाल लिया सबका फॉर के नंबर ऑफ नेबर्स, तो फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे, मतलब के वैल्यू के हिसाब से हम उतना पिक कर लेंगे, बट हम सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर मेरे डेटा सेट में 1000 वैल्यूज थे, 1000 के 1000 का डिस्टेंस आ जाएगा, एंड वी विल टेक जिसका सबसे कम डिस्टेंस होगा, इसका मतलब वो सबसे पास है, तो के नंबर ऑफ टॉप शॉर्टेस्ट पाथ वाले पॉइंट्स उठा लेंगे हम ट्रेनिंग एग्जांपल्स में से। इफ देयर आर 1000 एग्जांपल्स, तो उसमें से सॉर्ट कर लो पहले कि किसका डिस्टेंस कम है किसका ज्यादा है, तो सबसे कम डिस्टेंस वाले के नंबर ऑफ इंस्टांसेस उठा लो, उनकी वोटिंग करवा लो। मेनली यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू हैव टू डू द वोटिंग, मेजोरिटी वाला देखना है इन क्लासिफिकेशन, एंड इट विल बी एवरेज फॉर द के नियरेस्ट नेबर, एंड सो द के वैल्यू विल बी ऑड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन के हैज टू बी ऑड, ये रूल है। नाउ आफ्टर दिस, हाउ टू सेट द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे एक बात बताओ, इफ वी हैव के इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाला स्लाइड मैं थोड़ा सा अभी के लिए छुपा देता हूँ। हाँ जी, बताओ, इफ वी हैव के इक्वल टू 1, व्हाट इज द हायर चांस, अंडर फिटिंग होगा कि ओवर फिटिंग होगा? अंडर फिटिंग होगा, एक्सप्लेन। हम्म, बट हर किसी का एक नेबर अलग होगा ना? हर किसी का क्लोजेस्ट नेबर अलग होगा। इफ देयर आर 1000 पॉइंट्स इन सम एरिया, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स रख रहा हूँ, और मैं इस एक पॉइंट के बेसिस पे हर किसी को जज कर रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट ले लो इसका, तो अगर इसका चेक करना था ये वाले का, तो ये इसके बेसिस पे कर देगा, और इसके वाले, इसके लिए सबसे पास ये वाला है, तो ये इसके बेसिस पे कर देगा। तो यहाँ पे अंडर फिटिंग हो रही है या ओवर फिटिंग हो रही है? ओवर फिटिंग हो रही है। अंडर फिटिंग किसे कहेंगे? अंडर फिटिंग होगा, सपोज आपने के का वैल्यू लार्ज ले लिया, लेट्स से 50, तो ये वही बात हो गई जो हम लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे कि पॉइंट्स कोई भी हो, मैं तो इसी सीध में चलूंगा, हम ध्यान ही नहीं लेंगे, मतलब हम परवाह नहीं मारेंगे बाकी जने क्या कर रहे हैं, मेरे लिए तो ये स्ट्रेट लाइन ही आंसर है। तो ये भी अंडर फिटिंग था, ठीक है, और इसमें भी अंडर फिटिंग हो रही है। अगर आप
50 के 50 को ले लोगे, वो फिर सबको एक ही कैटेगरी में डाल देगा। लेट्स से मेजॉरिटी वाज क्लास 1, तो वो बाय डिफॉल्ट सबको क्लास 1 कर देगा, तो अंडर फिटिंग हो गया। ठीक है, अब अगर के स्मॉल है तो ओवर फिटिंग हो रही है, के लार्ज है तो अंडर फिटिंग हो रही है। तो के क्या लेंगे, उसके हिसाब से हमें कुछ सोचना पड़ेगा। फॉर दिस वी विल मेक दिस एल्बो वाला मेथड के हिसाब से कुछ ग्राफ बनाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ एल्बो मेथड। क्रॉस वैलिडेशन हो रही है यहाँ पे। वी आर टेकिंग different values of neighbors. 10 is per 0 means 1 neighbor, 10 is per 10, 10 is per 1 means 10, 10 is per 2 means 100. So depending on these number of nearest neighbors at the bottom on axis, हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे अपना ग्राफ 10 fold क्रॉस वैलिडेशन क्लासिफिकेशन एरर। ठीक है, तो उस एरर के बेसिस पे वी विल टेक द वैल्यू ऑफ के विच इज एक्चुअली हिटिंग द बॉटम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे मिनिमम एरर आया है पूरे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स में से जितने भी हैं। ठीक है, अप टू लेट्स से 500 तक लिया था, तो k इक्वल टू 3 पे मेरा मिनिमम एरर हिट हो गया, तो आई विल टेक द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट। सपोज ये ग्राफ ऐसा ना होकर कुछ ऐसा होता, ऊपर से नीचे आया, नीचे आके फ्लैट रहता, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर चला गया। अब इस केस में कौन से वाला पॉइंट लेंगे, ये 4 बॉटम पे हैं, ए बी सी एंड डी। आउट ऑफ दीज 4 विच शुड बी माई वैल्यू ऑफ के, एनीवन? चारों में से ए बी सी डी ऑप्शन बताओ। लेट्स से मेरा ऐसा कुछ ग्राफ बनता है एरर्स का, तो इन चारों में से मैं कौन सा वैल्यू बताऊंगा कि ये मेरा होना चाहिए वैल्यू ऑफ के फॉर प्रैक्टिकल रीजंस? हाँ जी, डी, बी। ओके, बी बॉल। एनीवन एल्स? एक वोट बी को आया है, तो यहाँ पे भी हम वोटिंग करवा लेते हैं। एनीवन ऑनलाइन? जल्दी बताओ, बहुत कुछ है कवर करने वाला। सो इन दिस केस वी विल टेक ए। रीजन बताता हूँ, बेस्ट होता है कम से कम के रखना, जितना ज्यादा करोगे अंडर फिटिंग होगा। तो जब मेरा काम के इक्वल टू 3 या 4 पे हो रहा है, तो मैं के इक्वल टू 10 क्यों लूं? ठीक है, इसका आंसर ए है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखना अपने माइंड में। सो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एल्बो मेथड। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट मेथड इज एन ऑड नंबर इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कह रहा है क्लासिफिकेशन में ऑड लेना है। अनदर सिंपल अप्रोच इज टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ n बाई 2। अगर 100 पॉइंट्स हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ n बाई 2, तो 50 का स्क्वायर रूट 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 के आसपास का नंबर ले लो। द बेस्ट अप्रोच इज टू प्लॉट द मीन स्क्वायर एरर। ये थर्ड वाला इज माई एल्बो मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड यहाँ पे बताए गए हैं कि एक तो रैंडमली ले लो ऑड नंबर, सेकंड वाला स्क्वायर रूट, थर्ड वाला एल्बो। नाउ दीज आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्टेंस फार्मूलाज। 5 है टोटल, 2 ये भी हैं। तो these will help us to do the prediction in case of the continuous variables। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाली है, अगर मैं m का वैल्यू 1 कर दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा, और अगर m का वैल्यू 2 कर दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ है, एम आई राइट? तो मिनकाउस्की डिस्टेंस से मैनहट्टन एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, तो एक याद रख लो, 2 काम हो जाएंगे। दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस जो मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस हमें निकालना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शंस हैं, एंड दीज आर द अदर 2 डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये रिग्रेशन के लिए होगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की बात हो रही है। अगर कैटेगोरिकल फीचर का देखना है तो दीज आर द 5 डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप ये वाली फॉर्मूला से क्लासिफिकेशन के लिए भी डिस्टेंस निकाल सकते हो एंड यू कैन गेट द जॉब डन। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अगर डिस्टेंस मेट्रिक की बात हो रही है
let's say we have the bag of words, multiple words are there, और उसके basis पे bag of words representation table बना हुआ है. So to solve this cosine distance, ये d12 का मतलब है, ये पीछे दिख जाएगा, xik is the ith instance of the variable k, ये लिखा हुआ है, ठीक है. So ith instance of variable k, it means first instance of the variable 2, second variable. d12 का मतलब ये है. Similarly d13 first instance of the third variable. तो ये फॉर्मूला में डाल डाल के वैल्यूज निकाले गए हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए था उसके हिसाब से आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो. नाउ लेट्स से वी हैव दिस एग्जांपल, वी हैव टू सॉल्व इट. तो जल्दी से बताओ, if we have the input of x1 equal to 3 and x2 equal to 7 in this case, the answer will be good or bad. It will take only 1 minute to solve this numerical. ठीक है, पर मैं समझा देता हूँ, इसके साथ के मिलते जुलते फिर आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. सो वी हैव टू वेरिएबल जिसके बेसिस पे हमें बताना है कि इट शुड बी गुड और बैड. तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि हम जो भी मेरी टेस्ट क्वेरी है उसका डिस्टेंस निकालेंगे हर पॉइंट से अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में. तो द फर्स्ट पॉइंट इज 7 7, सेकंड पॉइंट इज 7,4, थर्ड इज 3,4, फोर्थ इज 1,4. तो आप सबका डिस्टेंस निकाल लो. ठीक है, जब डिस्टेंस निकालोगे, लेट्स से पहले इनिशियली हम देख लेते हैं कि k इक्वल टू 3 ले लो. टोटल 4 तो पीछे थे अपने पास ट्रेनिंग में, तो 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, k इक्वल टू 1 से ओवरफिटिंग हो जाएगा, तो 3 वाला ठीक है. तो हमें टॉप 3 लेना है और डिस्टेंस हम निकालेंगे 3,7 का हर एक किसी से. तो ये फॉर्मूला होगा 7 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 7 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट के लिए 16 है, सेकंड के लिए 25 है, थर्ड के लिए 9, फोर्थ के लिए 13. ये सबको आता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, बहुत आसान है. ठीक है, now we have to, because we have taken value k equal to 3, we have to take the top 3 ranks only. तो फोर्थ वाला डिस्कार्ड हो जाएगा एंड ओनली फर्स्ट 3 हैव टू बी टेकन. और तीनों यस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो हम टेस्ट क्वेरी लेके आए थे वो सारे जने मेजॉरिटी से यस ही बोल रहे थे, तो इसलिए माय आउटपुट इज गुड कैटेगरी, यस, फॉर x1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 7. तो ऐसे करके हम वोटिंग करवा के काम करवा लेंगे. So let's discuss about the advantages. Advantage है prediction quality. In this case, हमारे पास अगर कोई नया पैटर्न आता है जो पहले नहीं था अपने डेटा सेट में, फ्रॉम दैट ऑल्सो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं. रिकवर द अनस्ट्रक्चर्ड पैटर्न, पार्टीशन मतलब पार्टीशनिंग हो जाएगी उसकी भी, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस हम देख सकते हैं अगर हमारे पास किसी टाइप का वेरिएबल पहले नहीं भी था. एंड इट कैन ऑल्सो अडेप्ट टू डिफरेंट डेंसिटीज इन स्पेस, and which makes it more robust than SVM, radial basis function. Radial basis function is one of the non-linear SVM model. ठीक है, RBF SVM होता है, non-linear model है, तो ये कह रहा है कि उससे तो बेटर ही है ये. Short cycles, another advantage is that there is no training involved. सिंपल डिस्टेंस चेक कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग मॉडल हो नहीं रहा, कोई इपॉक भी नहीं हो रहा. ठीक है, इन ए वे हम सिंगल इपॉक में सारे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो मल्टीपल इपॉक्स वाली चीज भी खत्म हो गई. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, सो KNN कैन सीमलेसली हैंडल ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस. चाहे 500 क्लासेस हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस के बेसिस पे कर रहे हैं, तो 500 हो, 1000 हो, जितने मर्जी क्लासेस आ जाए भी हम देख लेंगे, उसको संभाल लेंगे. वर्सेस डीप लर्निंग में क्या होता है, इफ देर आर मोर नंबर ऑफ क्लासेस, वो आखिरी लेयर में सॉफ्ट मैक्स का हमारे उतनी नोट्स देने पड़ते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है. अगर मेरे 1000 क्लासेज हैं तो मैं पीछे भी 2-4 हज़ार रखूंगा मेरे फुली कनेक्टेड लेयर्स में, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स गोज इनटू मिलियंस. एलेक्सनेट का टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 58 मिलियन. तो यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही, तो KNN उस फॉर्म में काफी अच्छा है. इंटरप्रेटेबिलिटी, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है दैट यहाँ पे हमें, बिकॉज हम डिस्टेंस बेसिस पे कर रहे हैं और कलर्ड फॉर्म में हम उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लस्टर्स बना बना के, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने ये आंसर दिया तो क्यों दिया. क्लियरली बाकी सारी क्लासेस के हिसाब से वहां पे फिट हो रहा है, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है टू अ ह्यूमन बीइंग. लिमिटेशंस क्या है, दैट इट इज ए कॉस्टली थिंग. नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स अगर बिलियंस में है तो आपको बिलियन टाइम्स डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसका भी एक इलाज होता है दैट यू टेक सम पार्ट ऑफ द सैंपल, तो सब सैम्पलिंग कर लो. टू इन्फर द लेबल ऑफ एन इनपुट क्वेरी वी मस्ट फाइंड द डेटा पॉइंट्स क्लोजेस्ट टू इट. तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. सब सैम्पलिंग इज वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द कॉस्ट. जो मैंने अभी बताया था कि अगर 10 मिलियन पॉइंट्स हैं उसमें से आप सिर्फ 1 मिलियन ले लो, मतलब 1 करोड़ में से 1 लाख ले रहे हो,
तो 1% डाटा के ऊपर काम करोगे, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, रैंडमली ले लो। सेकेंड थिंग इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो नंबर ऑफ, अगर आप फीचर्स कम कर दोगे कोई भी टेक्निक लगा के, तो उसके बेसिस पे आपका कुछ क्रूड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, मतलब मोटा मोटे तौर पे आपको एक आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर भी दोगे। थर्ड थिंग इज अवॉइडिंग द रीजन्स क्विकली, जस्ट बेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द क्लस्टर आप डिस्टेंस देख लो। अगर मुझे लग रहा है कि ये वाला पॉइंट राइट हैंड साइड वाले क्लस्टर के पास है और उससे 3-4 गुना दूर है दूसरे वाला क्लस्टर, तो हम पूरे के पूरे क्लस्टर को डिस्कार्ड कर देंगे एंड वी विल नॉट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ माई टेस्ट वाला पॉइंट विद ऑल ऑफ देम। मतलब इधर के 7-10 का अगर एवरेज मेरा बहुत दूर है, तो मैं इन 7-10 के साथ कैलकुलेशन क्यों करूं जब मुझे पता है कि इधर उसने आना ही नहीं है। तो एक ये भी तरीका है कि हम पूरे का पूरा रीजन ही अवॉइड कर दो, तो चेक ही नहीं करेंगे हम। तो दिस इज ए वे टू इम्प्रूव द स्पीड। नाउ लेट्स कम टू द SVM, एंड आई वांटेड टू कवर SVM आल्सो इन टुडेज लेक्चर ओनली। फॉर टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग द बूस्टिंग, XG बूस्ट, वो डिटेल में देखा जाएगा। एंड आई एम 110% श्योर आपने कभी नहीं पढ़ा पहले, यू हैव नॉट स्टडी XG बूस्ट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर। तो कल वाला लेक्चर मैं भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आऊंगा, मैंने भी आज पूरा स्लाइड बनाना है, टाइम लगेगा, बट कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जो जितने मॉडल पढ़ के हटे हैं सारे आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़े हुए थे, ठीक है, बाय चॉइस छोड़ा होगा बट आपके सिलेबस में था। सो लेट्स टॉक अबाउट द लीनियर मॉडल। अब SVM में दो तरह का मॉडल है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कर्नल्स, कर्नल बेस्ड SVM होता है। एंड फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कर्नल बेस्ड SVM इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, आपने SVM पढ़ा हुआ है मशीन लर्निंग में। अगर कल को यू वांट टू गिव एन इंटरव्यू, डू प्रिपेयर कर्नल SVM, नॉन लीनियर SVM होता है जो, उसमें पॉलिनोमियल, ये रेडियल बेसिस, और भी 2-4 होते हैं अलग अलग, ठीक है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी होता है, गॉसियन SVM, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ SVMs, तो वो अपने एंड पे प्रिपेयर कर लेना। वी हैव टू कवर लीनियर मॉडल जिसमें हार्ड एंड सॉफ्ट SVM आता है। लेट्स लुक इनटू दिस इन डिटेल। सो दिस इज ए ब्रदर ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, इसका नियरली सेम कॉस्ट फंक्शन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखेंगे कैसे है। So this is how my logistic regression looked like. Initially we had this function, logistic function था 1/1 plus e to the power minus z, and z equal to this point। तो ये हम sigmoid लगा के ऐसे करके निकाल लेते थे। एंड अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखा जाए z इक्वल टू एक्स बीटा, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते थे। प्रिडिक्टेड लेवल क्या था, अगर मेरा प्रिडिक्शन वाज अबव 0.5 मैं कहता था क्लास 1, अगर कम था तो क्लास 0, ये सबको पता है। एंड द कॉस्ट फंक्शन आल्सो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन लुक्ड लाइक दिस, वेयर माय कॉस्ट फंक्शन ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूरा फंक्शन वाज -1/n समेशन ऑफ दिस थिंग, ये हमारा लॉग लॉस फंक्शन हो गया, प्लस 1/2n लैम्डा इनटू दिस, ये हमारा रिज रिग्रेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये हमारा होता था इंक्लूडिंग द रेगुलेशन पैरामीटर। नाउ फॉर SVM, अब डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अपने पास 0-1 होते थे, लेकिन यहाँ पे 0-1 नहीं है, यहाँ पे 1 और -1 है, ठीक है। तो एक तरह का tan h है, tan h was my एक्टिवेशन फंक्शन जिसका रेंज was between -1 to 1। तो अगर मेरा उसमें सिग्मॉइड था लॉजिस्टिक में, SVM में tan h एक्टिवेशन फंक्शन है बैक एंड पे। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो ग्राफ बन रहा था वो ऐसे बन रहा था कि वो 0 से आता था और 1 तक चले जाता था, पर इस केस में ये 1 से चेंज होना शुरू होगा, ठीक है, उसमें 0 से चेंज हो रहा था, यहाँ पे 0 से लेके 1 में वो फ्लैट रहेगा, 1 से चेंज हो रहा है, इट मे बी फॉर क्लास 1, इट मे बी फॉर क्लास 0। तो कॉस्ट फंक्शन कुछ ऐसा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, बिकॉज हम वो 0 वाली चीज से अलग करके अब इसको 1 और -1 कैटेगरी में डालना चाहते हैं, तो ये इसको 1 और -1 के हिसाब से पिक करवाएगा। So the cost function of the support vector machine is modified as this function, where we are actually writing the misclassification error। अब यहाँ पे this is my, इस इतने पार्ट को हम ट्रेनिंग एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग एरर और द मिसक्लासिफिकेशन एरर, मेनली तो एरर है ये, ठीक है। प्लस आप इसमें रेगुलेशन वाला पैरामीटर डाल रहे थे।
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम हमारे लैम्डा को फ्री कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन लैम्डा फंक्शन, बट वी आर इंस्टेड पुटिंग ए वैल्यू 1/c ऑन दिस साइड. ठीक है, हम c के ऊपर डिपेंड करेंगे. तो मेरा यहाँ पे इधर c है, बट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लैम्डा एंड 1/c ये आपस में कोरिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे 1/c इधर ऐसे की बजाय इन्होंने c ऐसे लगा दिया. देखते हैं. ठीक है, so the expression is not divided by n because the point of minimum for j or j by n would be same. The value of lambda controls the relative weight, ये हमें पता है, cross entropy loss and the regulation factor. So instead of lambda we will use the parameter c such that in this form. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इधर लैम्डा की बजाय राइट हैंड साइड पे लैम्डा नहीं लगाना, हम इधर वाले साइड c लगा देंगे in the numerator only, where my c will help us to improve the training error जो भी हमने ट्रेनिंग करनी है बैकएंड पे. So now generally the value of c is taken quite high, then in order to minimize the cost function factor. तो अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, बिकॉज ये कह रहे हैं कि हमें c की वैल्यू हाई रखनी है, तो ऑब्वियसली हमें ट्रेनिंग एरर वाले पार्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉस्ट को तो कम करना ही है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन टू अप्रोक्सीमेटली 0 अगर c हाई है, c का वैल्यू हाई है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में था. नाउ द कॉस्ट ऑफ द एसवीएम क्लासीफायर इज गिवन बाय दिस 1/2. बस वो राइट हैंड साइड वाला पार्ट रह गया, ये वाले को हमने 0 कर दिया. ठीक है, अब ये हार्ड एसवीएम है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे. अनदर assumption for the SVM classifier is that the positive labels are mapped to 1, negative are labeled to -1. So therefore y equal to 1 if and only if this condition is true. f of xi greater than equal to 1 and y of y equal to -1 अगर ये कम है -1 से. तो यहाँ पे 0 और 1 की बजाय 1 और -1 की बात हो रही है. And so when we have to do some cost function का approximation, यहाँ पे अगर हम इसको minimize करेंगे, our overall conditions are these three. हमें ये पूरा रखना है याद, सिर्फ ये लिख के काम नहीं चलेगा, minimize करना है इसको subject to these conditions where yi into fxi greater than equal to 1, ये हमारा always true है for all i equal to 1 to n. डिपेंडिंग जो भी हमारा 1 या -1 है वो अपने आप बैक एंड पे मैनेज हो जाएगा. Once we find the beta value with some optimization technique, it may be SGD, it may be Lagrange multiplier. SGD क्यों लगाएंगे, why not gradient descent? What is the difference between SGD and gradient descent? Anyone? क्या कह रहे हो? देखो डिफरेंस वर्ड है स्टोकेस्टिक. इट सिंपली मीन्स कि हम स्मॉल पार्ट्स ऑफ डाटा पे काम करेंगे, सब सैंपल्स पे काम करेंगे. ग्रेडियंट डिसेंट पूरे का पूरे डाटा सेट उठा रहा था, ठीक है, और उसमें फिर वो ग्लोबल मिनिमा निकालता था, वर्सेस हम छोटे छोटे बैचेस बना के इसमें भेजेंगे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में. इसका कोई एक और वर्जन भी होता है एसजीडी का, बैच ग्रेडियंट डिसेंट एक और होता है, आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम, एक होता है और पक्का, आई विल लेट यू नो. ग्रेडियंट डिसेंट का जैसे एसजीडी है, इसमें आप सैंपल ले रहे हो, उसमें सिर्फ एक ही लेके जाते हो, ठीक है. इसमें सब सैंपल करते हैं एसजीडी में, सब सैंपल्स होते हैं और उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल पे काम करते हैं हम. ग्रेडियंट डिसेंट का ही वर्जन है वो, मैं बताऊंगा आपको. सो दिस वेरिएंट ऑफ एसवीएम इज कॉल्ड हार्ड लीनियर एसवीएम मॉडल. जो मैं पीछे कह रहा था कि अगर हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और हमारा वो सी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ट्रेनिंग एरर वाले पार्ट को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, हमने वो वाला हिस्सा छोड़ दिया बिल्कुल ही, सिर्फ राइट हैंड साइड पे फोकस करके, वी विल से दैट दिस इज माय हार्ड लीनियर एसवीएम मॉडल. नाउ इंट्यूशन क्या है, अब बहुत जनों को ये क्लियर नहीं होता कि इसमें सपोर्ट वेक्टर्स क्या हैं. इस पूरे डायग्राम को देख के किस किस को पता है कि सपोर्ट वेक्टर्स कौन से हैं इनमें से?
जो हम ये ब्लैक लाइन वाली बीच में ड्राइंग कर रहे हैं, ब्लैक लाइन इज एक्चुअली वेरीफाइंग के हमारा दोनों साइड से मैक्सिमम डिस्टेंस हो रखा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक साइड पे ज्यादा पास हो गया, एक साइड पे ज्यादा दूर हो गया, तो वो सेंटर में है। तो इसमें we have to do two things. We have to select the support vectors and we have to maximize the margin. तो support vectors क्या होते हैं इसमें, anyone बताओ? मैक्सिमाइज मार्जिन वाली, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं मार्जिन बनाऊंगा तो मार्जिन विल लुक लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, और इधर से ये। तो इसमें सपोर्ट वेक्टर कहाँ पे है? ये तो मार्जिन हो गए बीच में। ब्लैक लाइन और रेड लाइन ये सपोर्ट वेक्टर्स हैं, ये तो मार्जिन हैं। यू आर मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन। हाँ जी, जो रेड लाइन है, जो उसके ऊपर पॉइंट्स हैं ये वाले, सिर्फ ये जो 3 पॉइंट हैं, आई विल चेंज द कलर, दिस वन ग्रीन पॉइंट, दिस सेकंड ग्रीन पॉइंट एंड दिस थर्ड ग्रीन पॉइंट, जो हमारे इस मार्जिन के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, इनको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। The black decision boundary is better because it has the larger distance from the nearest training samples of both the categories, and this distance between the distance boundary and the nearest training लिखा हुआ है that you have to maximize the margin, and the nearest training examples are called the support vectors। जो ये nearest training examples हैं जो हमारे margins के ऊपर बैठी हैं, सबसे पास वाले, वो support vectors हैं। Now, since this SVM tends to maximize the margin, therefore this is also called maximum margin classifier or optimal margin classifier। SVM के दो और नाम बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, it can be also called maximum margin classifier or the optimal margin classifier। Now, if we look into this vector inner product, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आइडिया देना चाह रहे हैं। So vector inner product between the two vectors is thus the projection of one vector multiplied by the length of the another vector। तो यहाँ पे अगर मैं u और v को आपस में चेक करना चाहता हूँ कि इनका वेक्टर इनर प्रोडक्ट क्या होगा, द फॉर्मूला विल बी u इंटू वी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री। ये मेरा अगर थीटा है तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। And why we have called this v cos theta as the projection of v on u, क्योंकि v cos theta is actually this p value and this p is equal to इसका projection on this side अगर perpendicular गिराएंगे, so it will be equal to v cos theta only। ठीक है, तो that's why we are writing v cos theta को as a p। So where p is signed, that is when theta is greater than 90, p will be negative। ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट बताना जरूरी था to understand this thing now। Now we know the hard SVM cos function का ये होता है फॉर्मूला with all these conditions। Just for simplification let's consider k equal to 2। तो यहाँ पे 2 कंसीडर करके हम सॉल्व कर लेते हैं, तो it will be like this, half into beta square। And if you want to solve the projection, अब because there were only two things, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने पास xi बीटा अगर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, xi बीटा क्या होगा, दिस इज माय xi, सो प्रोजेक्शन ऑफ xi ऑन बीटा वेक्टर इनटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा x1 भी था, x2 भी था, एंड वही वाली सेम चीज यहाँ पे बताई गई है कि वो आप प्रोजेक्शन ऑफ एक्स आई बीटा को पी आई बोल दोगे, इनटू बीटा करके लिख दोगे। अब यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है बिकॉज जस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वी हैव दीज पॉइंट्स, लेट्स से वी हैव दीज पॉइंट्स, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स एंड अदर आर दीज पॉइंट्स। तो अगर मुझे इन दोनों साइड्स को अलग अलग करना है, अब यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि आप अपने पॉइंट्स को थोड़ा अलग कलर लेना चाहता हूँ, ऑरेंज ले लेते हैं। मैं इसमें मार्जिन ऐसे बनाऊं जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे ये ग्रीन वाला है। ठीक है, एक तो ग्रीन वाला हो गया ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि मैं ऐसे वाला बना लूं, सिंपल वाई एक्सिस को ले लूं। एक ग्रीन ऑप्शन है, एक वाई एक्सिस है।
इन दोनों में से कौन सा लिया जाए उसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है ये वाली स्लाइड और अगली स्लाइड में। हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर आप ग्रीन वाला लेते हो देन बीटा विल बी ऑब्वियसली दिस परपेंडिकुलर लाइन जाएगा इधर को, बीटा विल बी परपेंडिकुलर एंड बेस्ड ऑन दैट आपका जो ये वाला पॉइंट होगा एक्स का, इन सबके प्रोजेक्शन इधर बनेंगे। सो दिस डिस्टेंस और इसके वाला ये हो जाएगा, तो ये हो गया डिस्टेंस एंड सिमिलरली इनका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास P1 P2 आ जाएगा अगर मैं सिर्फ इसका और इसका ले रहा हूँ, अगर मैं इनको x1 और x2 बोल रहा हूँ। तो इसके ऊपर डिस्कशन हो रखा है यहाँ पे। सो नाउ लेट्स कंसीडर वी हैव टू फाइंड दैट डिसीजन बाउंड्री। लेट्स से द ग्रीन लाइन इज द डिसीजन बाउंड्री। फॉर अ ट्रेनिंग एग्जांपल मार्क्ड एज x1, मतलब ये वाला। द प्रोजेक्शन विल बी P1 एंड in this case P1 into beta greater than equal to 1, beta must be large। ठीक है, and for this second example also अगर आप ये करोगे beta must be large, तो is it fine to have the beta large? इससे काम चल जाएगा इसके ऊपर अगर हम डिसीजन ले लें। बीटा तो मिनिमाइज करना है क्योंकि वही तो हमारा वो है ना कॉस्ट फंक्शन, हमारा जो था समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर वाला पार्ट, तो उसको तो मिनिमाइज करना है हमने। तो दैट्स वाई ये वाला तो टेक्निक रिजेक्ट हो जाएगा कि हम ये ग्रीन वाले को तो नहीं ले सकते। ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया बिकॉज हमारा दोनों में बीटा लार्ज होने को वो कह रहा है। बट इन दिस केस अगर मैं वाई एक्सिस को ले लेता हूँ, अगर मैं अब इसको ले लेता हूँ वाई एक्सिस को, इन दिस केस माय कैलकुलेशन सेज दैट बीटा कैन बी स्मॉल फॉर दीज टू थिंग्स। जब आप इसका बीटा निकालोगे ऐसे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस बन जाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन दैट P1 एंड P2 आएगा। इफ यू सॉल्व इट in this case मेरा SVM will help me to get the maximum margin क्योंकि मेरा बीटा इसमें स्मॉल आ रहा है। ठीक है, with this approach this example is just saying मेरा बीटा स्मॉल आएगा तभी मैं कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाऊंगा एंड दिस इज हाउ SVM also works on the back end। वो पीछे काम कैसे कर रहा है, तो वो ऐसे काम कर रहा है, उसमें वेक्टर इनर प्रोडक्ट लग रहा है बैक एंड पे और वो बीटा की वैल्यू की चेकिंग कर रहा है कि अगर दोनों सिनेरियोज में 1 और -1 की क्लास में दोनों केसेस में वो बीटा को स्मॉल कह रहा है तभी हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे दिस बीटा स्क्वायर को एंड देन द मैक्सिमम मार्जिन वाला will be satisfied। Now let's talk about soft SVM। We have 5-6 minutes, I will complete this। We have just added these two things। C into misclassification error has been added to the original जो हम अभी तक करते आ रहे थे हार्ड SVM वाला फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे एक ये है स्लैक वेरिएबल। सो हाँ, इसको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, ईटा आई ईटा जे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो मेरे डिसीजन बाउंड्री के दूसरे साइड पे है, गलत साइड पे है, तो उसको हम ईटा बोल रहे हैं, एरर है एक तरह का। तो जितना दूर होगा उतना ज्यादा एरर होगा। ठीक है, एंड अगर ये सही साइड पे होता तो ये वाला वैल्यू 0 होता, एरर होता ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल का मतलब है एरर। नाउ वी हैव रिप्लेस द मिसक्लासिफिकेशन को समेशन ऑफ ऑल द एरर्स। देखो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल आए, इसका मतलब ऑल द स्लैक वेरिएबल्स आर बीइंग एडेड, ऑल द एरर्स आर बीइंग एडेड doing the summation and multiplied with the c which together with this thing is equivalent to this। अब ये जो कंडीशन है हमारी, इस कंडीशन का अपडेटेड वर्जन आ गया that this thing has to be followed। तो हमारा जो मिसक्लासिफिकेशन रेट था उसका फॉर्मूला सिर्फ ईटा आई नहीं रहा, ये बन गया मैक्स ऑफ 0,1 माइनस वाई आई एफ एक्स आई। ठीक है, तो 1 माइनस ये वाली चीज है कॉमा 0, तो इनका जो मैक्स होगा वो मेरा एरर बन जाएगा, एरर फंक्शन हो जाएगा। नाउ दिस इज माय फंक्शन एंड बेस्ड ऑन दैट अगर मैं यहाँ पे देखूं अब पॉइंट्स आर इन द 3 कैटेगरीज। ऑब्वियसली एक तो है कि वो सही साइड पे पॉजिटिव साइड पे है, एक सही साइड पे नेगेटिव साइड पे है, दूसरा है कि वो मेरा लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम हिंज लॉस भी बोलते हैं। SVM uses hinge loss फंक्शन। जो ये मैक्स ऑफ 0,1 माइनस वाई आई जो हम लिख रहे हैं, इसका दूसरा नाम हिंज लॉस है। ठीक है, वी हैव ऑप्शन ऑफ मेकिंग माय लॉस फंक्शन एज हिंज लॉस। जैसे हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी करते हैं डीप लर्निंग में, वहां पर आप हिंज लॉस का भी एक ऑप्शन होता है, सर्च करना है इसके बारे में। सो
optimizing this cost function, I think this is the last slide. The cost function for the soft SVM classifier is convex and can be optimized using this using the optimization algorithm such as gradient descent. So this is my function. If my max of this function is equal to 0, इसका मतलब एरर नहीं है तभी वो 0 आया है, ठीक है। उस केस में तो हमारा नॉर्मल रहेगा, सेम हार्ड एचवीएम वाला फंक्शन रह जाएगा, उसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा बीटा जे। वर्सेस अगर उसका ये वाला आता है एरर कुछ, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस थिंग। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द फर्स्ट डेरिवेटिव एज बीटा जे माइनस सी इनटू दिस थिंग। therefore beta j is updated into this। अगर आप gradient descent लगाते हो, so after every epoch you have to update your beta value using this function। The gradient descent algorithm would be slow and may not converge, so apply the stochastic gradient descent which works well compared to the original gradient descent, ठीक है। So that's all for SVM, linear SVM हमारा खत्म हो गया। In tomorrow's lecture we will be covering the gradient boosting and XD boost का थोड़ा discussion करेंगे। Yeah, that's it. Okay.